संसद भवन की भव्यता को और बढ़ाने के लिए संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। प्रेरणा स्थल पर विभिन्न स्थानों से स्थानांतरित की गई राष्ट्रीय प्रतीकों की मूर्तियों को एक स्थान पर स्थापित किया गया है, जिसमें देश के महान लोगों, क्रांतिकारियों, अध्यात्मवादियों की मूर्तियां शामिल हैं। सभी मूर्तियों के पास उन महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी और इतिहास में उनके योगदान और संघर्षों को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि करंट गवर्नमेंट के इस निर्णय का विरोध भी हो रहा है, जिसमें कांग्रेस ने महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर की मूर्तियों को हटाने की एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। 1 जुलाई से नया आपराधिक कानून लागू होने वाला है। इससे पहले ही NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह अपकमिंग कानूनी सुधारों पर एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड के रूप में कार्य करेगा। यह भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को एक मंच पर कंसोलिडेट करता है। ऐप में पुराने और नए कानूनों के बीच विस्तृत तुलना, इंडेक्स्ड नेविगेशन और एक मजबूत ऑफलाइन खोज फंक्शन है, जो लीगल प्रोफेशनल्स और आम जनता को इन्हें आसानी से समझने में मदद करेगा। जापान में स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम STSS के मामलों में वृद्धि हुई है, जो एक घातक मांस खाने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जापान में इस वर्ष इस इन्फेक्शन के लगभग 1000 मामले सामने आए। यह GAS यानी ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक इन्फेक्शन है। यह बैक्टीरिया टॉक्सिन्स यानी विषाक्त पदार्थ पैदा करता है, जो शरीर में हाइपर इन्फ्लेमेटरी प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर देता है। यह तेजी से टिश्यू डिस्ट्रक्शन, ऑर्गन फेलियर का कारण बनता है और विषाक्त पदार्थों के कारण गंभीर सूजन और प्रतिरक्षा प्रणाली में दिक्कतें पैदा करता है। इस इन्फेक्शन में शुरुआती 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। यदि इस बीच ट्रीटमेंट नहीं होता तो यह इन्फेक्शन मौत का कारण बन सकता है। चीन ने नए तटरक्षक नियम पेश किए। यह नियम विवादित जल क्षेत्र में अवैध प्रवेश के संदेह में विदेशी नागरिकों को 60 दिनों तक हिरासत में रखने की अनुमति देते हैं। ये नए नियम 2021 के तटरक्षक कानून का विस्तार करते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरों का हवाला देते हुए शुरू किए गए थे। यह नियम 30 दिनों और जटिल मामलों में 60 दिनों तक हिरासत की अनुमति देते हैं। इसके अलावा 2021 का यह कानून तटरक्षकों को अवैध रूप से प्रवेश को रोकने के लिए हथियारों का उपयोग करने की भी अनुमति देता है। 9 डैश लाइन के तहत बीजिंग संसाधन समृद्ध दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% हिस्से पर अपना दावा करता है। इसके माध्यम से हर साल खरबों डॉलर का व्यापार होता है, जबकि ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस भी इस क्षेत्र पर अपने दावे करते हैं। भारतीय वायु सेना पहले मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करने जा रही है। इस मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में 10 देशों की सेनाएं हिस्सा ले सकती हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इस अभ्यास में अपनी अपनी मिलिट्री यूनिट को भेजेंगे और कुछ देश इसमें ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर शामिल होंगे। तरंग शक्ति 2024 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इसका पहला चरण अगस्त की शुरुआत में दक्षिण भारत में और दूसरा अगस्त के अंत में पश्चिमी भारत में आयोजित किया जाएगा। ChatGPT जब UPSC का प्री एग्जाम पास करने में असफल रही थी, तब ज्यादातर लोगों ने ChatGPT और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सवाल उठाए थे, लेकिन भारतीय पढ़ाई ऐप ने यानी पढ़ AI ऐप ने उन सवालों के जवाब दे दिए। दरअसल पढ़ाई ने UPSC प्रारंभिक परीक्षा 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 200 में से 170 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और सबसे खास बात यह है कि पूरा पेपर करने में उसने मात्र 7 मिनट का समय लगाया। यदि हम इस ऐप की बात करें तो यह AI आधारित एजुकेशनल ऐप है। इस ऐप को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों की एक टीम ने तैयार किया है। इसका उद्देश्य UPSC और IAS परीक्षा की तैयारी में मदद करना है। इसमें एक AI चैटबॉट, MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, डेली करंट अफेयर्स अपडेट और इंटरैक्टिव आंसर एक्सप्लेनेशन आदि शामिल हैं, जो रियल टाइम में डाउट क्लियर करने और प्रश्नों को हल करने में सहायता प्रदान करते हैं।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा का स्थायी प्रतीक रही रानी लक्ष्मीबाई की आज डेथ एनिवर्सरी है। उनकी मौत 18 जून 1858 को हुई थी। उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। उनका नाम लक्ष्मीबाई विवाह के बाद पड़ा। उन्हें 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जानते हैं। इसी क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व ह्यूरोज ने किया था, जिसमें वे घायल होकर वीर गति को प्राप्त हुई थी। कृषि सखी सर्टिफिकेट चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके चर्चा में रहने का कारण भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखी सर्टिफिकेट प्रदान करना है। दरअसल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले साल एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए थे। कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम इसी MOU के तहत एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका मकसद कृषि सखियों को प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट प्रदान करना है और उन्हें कृषि पैरा एक्सटेंशन सहायक बनाना है। इसके अलावा यह कार्यक्रम लखपति दीदी कार्यक्रम के उद्देश्यों को भी पूरा करने में मदद करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की माउंटेन रेस्क्यू टीम की सराहना की। इस टीम ने लाहौल और स्पीति में 14,800 फीट ऊंचाई पर बचाव अभियान किया। ITBP एक विशेष सशस्त्र पुलिस बल है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। वर्तमान में ITBP लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जाचेपला तक 3,488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात है। यह हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के लिए फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तहत राहत और बचाव अभियानों का संचालन भी करती है। दुनिया भर में 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली रखी गई है। सिकल सेल रोग एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो ह्यूमन बॉडी में RBC यानी रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। यदि इसके इतिहास की बात करें तो 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाने के लिए दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव में सिकल सेल रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता दी गई और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित पुरस्कार नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा की गई। इस साल यह पुरस्कार फेमस बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को दिया गया। बच्चों के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में उन्हें सम्मानित किया गया और ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी भारतीय को इस पुरस्कार से नवाजा गया हो। विनोद गनात्रा ने 36 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। उनका कार्यक्रम बैंगन राजा और गुजराती फिल्म हारून अरुण विश्व प्रसिद्ध हैं। पर्यावरणविदों ने 200 सप्ताह के मैंग्रोव रेस्टोरेशन चैलेंज को सफलतापूर्वक पूरा किया है। एनवायरमेंट लाइफ फाउंडेशन नाम के NGO ने 15 अगस्त 2020 को मैंग्रोव क्लीन अप ड्राइव की शुरुआत की थी। इस पहल को नगर निगम नवी मुंबई और वन विभाग के समन्वय से संचालित किया गया था। मैंग्रोव झाड़ी नुमा एक छोटा पेड़ होता है। यह प्रायः तटीय प्रदेशों और दलदली क्षेत्रों में मिलता है। इन्हें सर्वाइव करने के लिए अधिक ऑक्सीजन स्तर की आवश्यकता नहीं होती और यह बहुत कम तापमान में जीवित नहीं रह सकते। इसलिए ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में ही पाए जाते हैं। अमेरिका की कंप्यूटर चिप कंपनी नेविदा कॉर्प दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इसके प्रभुत्व को दर्शाता है। लगभग $3.3 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ नेविदा ने माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पीछे छोड़ दिया। कंपनी कंप्यूटर चिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाजार में टॉप स्पॉट पर आ गई है। इसकी यह वृद्धि GPU चिप्स की अधिक मांग को दिखाती है। यहाँ GPU से मतलब है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चिप है जो हाई स्पीड पर गणितीय गणना करने में सक्षम होती है। यह 2D और 3D इमेज, एनिमेशन और वीडियो के रेंडरिंग में सहायक है, लेकिन समय के साथ इनका उपयोग व्यापक हो गया है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 18वें संस्करण में माई मरकरी डॉक्यूमेंट्री का बड़े पर्दे पर प्रीमियर हुआ और ये डॉक्यूमेंट्री मरकरी आइलैंड में संरक्षण के प्रयासों को दिखाती है। ये फिल्म लुप्त प्राय समुद्री पक्षियों की संख्या में गिरावट और अन्य वन्य जीवों के अस्तित्व पर होने वाले खतरे पर प्रकाश डालती है। आइए अब हम थोड़ा मरकरी आइलैंड की बात कर लेते हैं। यह आइलैंड नामीबिया के डायमंड कोस्ट से दूर एक स्मॉल रॉक आइलैंड है। यह द्वीप केवल 750 मीटर लंबा और लगभग 270 मीटर चौड़ा है। अपने छोटे आकार के बावजूद इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और अन्य वैश्विक संरक्षण समूहों द्वारा
इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय योजना नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम को मंजूरी दी है। देश में फॉरेंसिक जांच के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना इसका लक्ष्य होगा। इस स्कीम में होने वाले खर्च को गृह मंत्रालय अपने बजट से प्रदान करेगा। इस स्कीम के तहत देश में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसरों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा देश में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं भी खुलेंगी। यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि नए आपराधिक कानूनों के तहत 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना को मंजूरी दी है। इसकी मंजूरी 2015 में अधिसूचित नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी के कार्यान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसका उद्देश्य भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर मौजूद विशाल ऑफशोर विंड एनर्जी क्षमता का दोहन करता है। वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात करें तो यह एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है जिसका मकसद एंट्री बैरियर्स को कम करना और निवेशकों के लिए परियोजना को आकर्षक बनाना है। कनाडा ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। वहां की सरकार ने फैसला टेरर फंडिंग को रोकने के लिए किया है। इसके अलावा सरकार ने ईरान में रहने वाले कनाडाई लोगों से देश छोड़ने की अपील की है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ईरान का एक विशिष्ट सैन्य बल है जिसकी स्थापना 1979 की क्रांति के बाद इस्लामी व्यवस्था की सुरक्षा के लिए की गई थी। यह ईरान के नियमित सैन्य बलों के समानांतर काम करता है और इसमें इसकी अपनी सेना, नौसेना, वायुसेना है जो विदेशी अभियानों का प्रबंधन करती है। भारत ने वित्त वर्ष 2024 में अब तक का सबसे अधिक सी फूड निर्यात दर्ज किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में सी फूड निर्यात मात्रा के मामले में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसमें फ्रोजन झींगा मात्रा और मूल्य के लिहाज से प्रमुख निर्यात फूड रहा। अमेरिका और चीन भारत के सी फूड के प्रमुख आयातक बन गए हैं और इस वित्त वर्ष में निर्यात में मात्रा के लिहाज से 2.67% की वृद्धि देखी गई। इसके अलावा फ्रोजन मछली दूसरा सबसे बड़ा निर्यात फूड रहा। इस वर्ष फ्रोजन मछली के निर्यात में मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 3.54% और 0.12% की वृद्धि हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में तिब्बत चीन विवाद समाधान अधिनियम पारित किया जिसे रिजॉल्व तिब्बत अधिनियम के नाम से जानते हैं। हालांकि इसे कानून बनने के लिए राष्ट्रपति बिडेन की मंजूरी का इंतजार है। इस कानून का मकसद तिब्बत के बारे में चीनी दुष्प्रचार का मुकाबला करना, तिब्बती लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की पुष्टि करना और चीन तथा तिब्बती नेताओं के बीच सार्थक संवाद का आग्रह करना है। यह तिब्बत की विशिष्ट सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान पर जोर देता है और तिब्बत पर चीन के ऐतिहासिक दावों को खारिज करता है। कंपनी एक्ट 2013 के तहत 2018 में स्थापित नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA 8 ऑडिट फर्म्स के अपने पहले वार्षिक निरीक्षण की तैयारी कर रहा है। इसमें बिग 5 ऑडिट फर्म भी शामिल है। NFRA की अन्य जिम्मेदारियों में लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों की सिफारिश करना, उनका अनुपालन सुनिश्चित करना, संबंधित व्यवसायों में सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करना और अन्य आवश्यक कार्य शामिल हैं। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट 1990 से 2021 तक वायु प्रदूषण के प्रभावों का आकलन करती है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वायु प्रदूषण के कारण 8.1 मिलियन मौतें हुई और इन मौतों में से 7 लाख बच्चे भी शामिल हैं जिनकी आयु 5 वर्ष से कम थी। इन कुल मौतों में आधे से ज्यादा चीन और भारत में दर्ज हुई हैं जो क्रमशः 2.3 मिलियन और 2.1 मिलियन थी। इसके अलावा वायु प्रदूषण दुनिया भर में मौतों के प्रमुख कारणों में दूसरे स्थान पर है जो तंबाकू से घातक पदार्थों से भी आगे है। इस प्रदूषण ने भारत को विशेष रूप से प्रभावित किया है जहां पार्टिकुलेट मैटर और ओजोन दोनों के कारण उच्च मृत्यु दर है और यह सांस संबंधी बीमारियों को बढ़ा रही है। एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती यह पेश कर रही है।